हम बात कर रहे हैं पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग का। हम बात कर रहे हैं कि आपकी मर्जी के बिना आपके गाड़ी में जिस तरह से इथेनॉल डाला है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे इन तस्वीरों के साथ, जो अभी आप देख पाएंगे कि किस तरह से लगातार गन्ने का इस्तेमाल, आपके इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके गाड़ियों को खराब किया जा रहा है। और उसके बाद आप संकेत से, आज मैं पूछूंगा भी, संकेत, 9 एफएक्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के नाम पर सरकार ने बहुत सारी बातें कही है। पहले तो अपनी पीठ थपथपाई है कि हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो 2030 तक करने वाले थे, हमने 5 साल पहले 2025 तक ही कर लिया। इसे वो अपना एक उपलब्धि मानते हैं। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक चीज जिससे मैं शुरुआत करना चाहता हूं, महाराष्ट्र में एक नेता है राज ठाकरे, उन्होंने ये मुद्दा उठाया और कहा कि इथेनॉल पर, संकेत और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इथेनॉल पर जहां सबसे ज्यादा बात पेट्रोलियम मिनिस्टर को करना चाहिए, उससे ज्यादा बात नितिन गडकरी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए सड़कों पर गड्ढे कितने हैं, आप देखिए कि कैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है भरभरा कर गिर रहा है। पेट्रोलियम मिनिस्टर करेंगे ना इथेनॉल पर बात, गडकरी क्यों सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? आज ये इस बार इस हफ्ते में ये सवाल खुद महाराष्ट्र में जो नेता है राज ठाकरे, उनकी ओर से पूछा गया। और संकेत, सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि प्योर या E10 पेट्रोल जो है देना सरकार के लिए फीजिबल नहीं है। वो E20 पेट्रोल जो है उसे क्लीनर भी कहते हैं, सुपीरियर भी कहते हैं, जबकि इसे लेकर सवाल लगातार उठ रहा है। अब मैं चाहूंगा संकेत, आप ये 9 एफएक्यू, ये सारी बातें जो सामने आई हैं, क्लीनर और सुपीरियर फ्यूल की बात आ रही है, और लोगों में जो लगातार चिंता है जिसकी वजह से हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उसे आगे ले जाएं। इस 9 एफएक्यू को भी आप किस तरह से देखते हैं, सरकार के इन दावों को भी किस तरह से देखते हैं, और नितिन गडकरी की ओर से बार बार दिए जा रहे सवालों के जवाब और जस्टिफिकेशन को भी आप किस तरह से देखते हैं, इस पर भी हम बात करते हैं। संकेत, ओवर टू यू। देखिए, पिछली बार से सोहित इस बार एक चीज जो बदली है वो ये है कि सरकार बहुत ज्यादा अग्रेसिवली फ्रंट फुट पर आकर के इथेनॉल पॉलिसी को डिफेंड करती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें एक तो कंसर्न डिपार्टमेंट के मंत्री यानी कि एम्बेसडर हरदीप सिंह पुरी, और दूसरे हिंदी में कहावत होती है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन अब क्या है कि वो इतने जमाने से नितिन गडकरी इथेनॉल के बारे में बात कर रहे हैं, उसको लेकर के तमाम बातें और बोली गई, उनके परिवार के ऊपर भी आरोप लगे। लेकिन ये है कि मैंने नितिन गडकरी साहब का कई बार इंटरव्यू किया है और वो आज से नहीं, ही हैज बीन वेरी पैशनेट अबाउट इथेनॉल एंड ऑल्टरनेटिव फ्यूल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और ये आरोप उनके ऊपर बार बार ये लगता है कि भाई आप अपनी सड़क निर्माण और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के बारे में कम और बातचीत आप पेट्रोलियम और इथेनॉल के बारे में ज्यादा करते हैं। ये एक आरोप उनके ऊपर जरूर लगता है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना बोलना शुरू करूं सोहित, शुरुआत में एक बात रख देना चाहता हूं और उसके बाद मैं आपसे गुजारिश करूंगा वो जो 9 एफएक्यू हैं, क्योंकि अब मेरे पास एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव आ गया है सोहित, और पर्सपेक्टिव आ गया है थैंकफुली बिकॉज ऑफ स्पीकिंग टू डजन्स ऑफ ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स। मतलब आप ये समझिए कि इतनी इतनी चर्चा और बात इस पर हो गई है, तमाम सरकारी दावे और वो सारी चीजें, तो अब एक अंदाजा हो गया है कि फाख्ता नहीं उड़ाएंगे, कुछ सोच समझ कर के बोलेंगे, एक्सपर्ट्स की बात को ही आगे ले करके जाएंगे। और मैं शुरुआत में बस इतना कहना चाहता हूं दोस्तों कि E20 यानी कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण, ब्लेंड, इस पूरे मामले में जो सरकारी स्पष्टीकरण आया है उसमें 20% तथ्य हैं बिल्कुल इथेनॉल की तरह, और उसमें 80% खुंदक है। आप देखिए जो दोनों इंटरव्यूज हैं जो दोनों नेता लोग दे रहे हैं, जो इथेनॉल बैटिंग कर रहे हैं सरकार की तरफ से, जैसे क्रिकेट में आते थे ना पहले सचिन तेंदुलकर एंड वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग, या उसके बाद और भी रोहित शर्मा प्लस वन मोर ओपनिंग, तो उस तरीके से ये जो ओपनिंग जोड़ी उतारी है सरकार ने इथेनॉल की बैटिंग करने के लिए, इन दोनों के स्पष्टीकरण में 80% खुंदक है,
20% तथ्य हैं और 0% अकाउंटेबिलिटी है। 0% अकाउंटेबिलिटी, 0। क्योंकि इथेनॉलिया भाषा में अब हम लोग बात कर रहे हैं, तो अब वो अपनी बात भी इथेनॉल रूपी ही हम लोग शुरू करेंगे। अब मैं चाहूंगा सोहित कि आप एक एक करके मुझसे वो सवाल ही पूछ डालें, क्योंकि इतना कुछ है बोलने को, फिर तो हम बोलते ही चले जाएंगे, मोनोलॉग हो जाएगा फिर। बिल्कुल। तो आप वो सवाल मुझसे पूछ दें कि सरकार ने क्या, किस सवाल पर एफएक्यू में क्या जवाब दिया है, मैं उस पर आपको एक ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव बता दूंगा। बिल्कुल, मैं दर्शकों को बता दूं कि आज से 2 दिन पहले भारत सरकार की ओर से एक नया प्रेस रिलीज लाया गया, जिसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जिसे एफएक्यू कहा जाता है, उसमें 9 सवाल सरकार नहीं डाले और उसके 9 जवाब जो हैं खुद दे दिए। आज हम उस पर भी चर्चा करेंगे और उसमें एक जो जवाब है, मुझे लगता है उसी की वजह से सबसे ज्यादा बैटिंग हो रही है। बहरहाल हम उस पर आगे बात करेंगे। संकेत, सबसे पहला जो सवाल था जो सरकार ने डाला और जवाब दिया, वो है कि इस इथेनॉल अ न्यू फ्यूल दैट इंडिया इन्वेंटेड और रश्ड इनटू, यानी क्या इथेनॉल का निर्माण भारत ने किया या भारत ने जल्दबाजी से इसे यहाँ पर लाया गया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इथेनॉल का जो है इस्तेमाल हेनरी फोर्ड आज से 100 साल पहले से इसकी शुरुआत हो गई थी। ब्राजील और यूनाइटेड स्टेट्स जो है इसकी शुरुआत पेट्रोल में डालने के कब से कर रहा है। भारत में 2001 से पायलट प्रोसेस इसकी शुरुआत की गई। 2004 में प्रोग्राम को फॉर्मली अनाउंस किया गया। 2006 में E5 यानी 5% जो है ब्लेंडिंग, उसकी शुरुआत की गई। 2013 में 5% जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो 10 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में, यानी लगभग 8-9 साल बाद इसे हुआ गया। लेकिन इसके बाद भी ये जो ब्लेंडिंग था ये केवल 1.5% तक अटका हुआ था 2014 तक, क्योंकि हमारे पास ज्यादा इथेनॉल बनाने के लिए शुगर केन का इस्तेमाल कम हुआ था। लेकिन 2018 से हमने अलग अलग रॉ मटेरियल शुगर केन के साथ साथ इसकी शुरुआत की गई। 2021 से एक डिटेल्ड रोड मैप बनाया गया। 2021 से IOCL, BPCL, HPCL के साथ बातचीत शुरू की गई और अब 2025 में हमने E20 जो है इसको अचीव कर लिया। ये पहला सवाल था जिसका सरकार ने जवाब दिया है। आप इसे कैसे देखते हैं? फिर हम दूसरे सवाल पर जाएंगे। ऐसा है, सरकार ने सोहित ये सवाल, ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको भी ड्राफ्ट आप देखिए किस तरीके से किया गया है, जिसमें सरकार जो है वो बहुत ही, इट कम्स आउट विद फ्लाइंग कलर्स। ये बिल्कुल वैसे ही है कि क्वेश्चन पेपर में आपने क्वेश्चन ऐसा सेट किया कि उसके बाद फिर आप जवाब अपने हिसाब से दे सकें, तो आपने क्वेश्चन ही वैसा सेट कर दिया। वाह रे गजब सेटिंग। सवाल ये है कि क्या भारत ने इथेनॉल का फ्यूल बनाया है? क्या पहली बार ये यहां हो रहा है? ये तो सब जानते हैं नहीं हो रहा है। आज की डेट में हर किसी को मालूम है कि ब्लेंडिंग इज नॉट यूनिक टू इंडिया। ब्लेंडिंग दुनिया भर में हो रही है। ब्लेंडिंग से किसी को दिक्कत नहीं है भाई, जबरदस्ती से दिक्कत है। जबरदस्ती मेरे मुंह में ब्लेंडिंग ठूंस दोगे, उससे दिक्कत है ना। सबसे बड़ी बात ये है। तो ये हमें भी मालूम है कि ब्राजील ने ब्लेंडिंग का एक एक्सपेरिमेंट चलाया, लेकिन सरकार ने ये नहीं लिखा कि ब्राजील ने ये करने में 40 साल लिए, सो दैट दे फेज आउट द व्हीकल्स। धीरे धीरे वो फ्यूल उन्होंने उपलब्ध रखा है सब गाड़ियों के लिए, और अब वहां पर जो मिनिमम ब्लेंड है वो E20 भी नहीं, ब्राजील में E27, अब वहां जो स्टैंडर्ड तेल है वो E27 या कुछ उस तरीके का तेल मिलता है। इंडिया तो E20 पर है। सो यस, ये बात सच है कि धीरे धीरे ब्लेंडिंग करके आप प्योर 100% तेल को हटाते जाते हैं। इसके उदाहरण हैं ग्लोबली, ये तथ्य है। लेकिन ये 20% तथ्य है। बाकी जो खुंदकिया अंदाज में बोला जाता है 80%, वो यही सब बोला होता है कि क्या हम अकेले हैं क्या, ये जो लोग हैं ये चाहते हैं कि हम पीछे चले जाएं, आप पीछे नहीं जाएंगे। अरे, और 5 साल पुरानी मेरी जो गाड़ी है वो लेके मैं कहां जाऊंगा? आप मुझे अब यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि मेरी गाड़ी में कोई नुकसान नहीं होगा। अरे महाराज, अपने ड्राइवरों से, ये जो जितने साहिब मसनद हैं, ये अपने अपने ड्राइवरों से पूछ लें, ईमानदारी से पूछ लें। आप किसी भी टैक्सी में बैठ जाइए जो डीजल वाली ना हो, नॉर्मल पेट्रोल की टैक्सी, ड्राइवर से पूछ लीजिए, पेट्रोल पंप पे जाके किसी से भी पूछ लीजिए। सारे लोग अपनी नली मॉनिटर, ये माइलेज प्रधान देश है। ये हिंदुस्तान इज अ माइलेज प्रधान कंट्री। यहां लोग गाड़ी लेने के फैसले में
सालों लगा देते हैं सिर्फ फ्यूल एवरेज कंपेयर करने पे कि नहीं भाई इसका आधा किलोमीटर ज्यादा दे रहा है या 1-1.5 किलोमीटर ज्यादा दे रहा है। उनसे आपने झटके से फ्यूल एवरेज कम कर ली, दावा आप कर रहे हो 3% कम हुआ है, लेकिन कितना कम हुआ है ये आप लोगों से बात कर लीजिए, लोग पिछले 1 साल में कितनी एवरेज कम हुई है सब लोग बता देंगे। सोहित, एक और चीज इसमें लिखी गई और ये लिखी कि पहले 1.5% होती थी, बात सही है, इस सरकार ने स्पीडअप किया है उसको, तथ्य है ये। फिर 10% हुआ, ये भी बात सही है, पिछले 10 साल में 2014 से 2022 के बीच में E10 हुआ, एकदम सही है। लेकिन ये जो स्पीड से 2030 तक जो E20 करना था, आपने उसको जल्दबाजी कर दी, इसी से इथेनॉल एंजाइटी पैदा हो रही है इस देश में। और ये जो बात की जा रही है ना कि शुगर केन, पहले शुगर केन मुहैया नहीं हो रही थी, हम सब जानते हैं सोहित, हम सबको मालूम है कि इथेनॉल बनाने के लिए या तो मक्के का प्रयोग किया जाता है या चावल का प्रयोग किया जाता है या फिर गन्ने का प्रयोग किया जाता है। गन्ना और चावल दोनों पानी सोखते हैं, पानी पीते हैं, उनको इतना ज्यादा पानी चाहिए। और ये जो पूरी जो आप ये समझिए जो फैक्ट्रियां लगी हैं और उन्होंने एक ऐसी ऐसी जगहों पर गन्ने की फैक्ट्री लगाई हुई है, उसका उत्पाद आप जैसे ही बढ़ाएंगे सोहित, तुरंत आपका वाटर टेबल नीचे जाएगा। राइस की बात कर लें, अभी कल ही इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेशन छपी है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपी है, मध्य प्रदेश में कैसे गरीबों के राशन का चावल वो इथेनॉल बनाने के लिए बेचा जा रहा था, मतलब राशन चोरी। और इधर मेरी गाड़ी में माइलेज चोरी। तो राशन चोरी भी करोगे, माइलेज चोरी भी करोगे और उसके बाद इस सब चीज को देश हित में बताओगे और अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में इसको गप कर जाओगे, ये नहीं बताएंगे। इसी वजह से सोहित आज वो FAQ की लिस्ट पढ़ ले और मैं आपको बता दूंगा कि उसका काउंटर क्या है, क्योंकि काउंटर भी देश को जानना जरूरी है। ये एक तरफा बात हो गई भाई, बहुत हो गई, और उसके बाद भी सब लोगों पर सब जगह अपनी बात करके, सब जगह फेवरेट चैनल्स को मैनिक्योर्ड इंटरव्यू दे करके, और उसके बाद भी ये रोना कि हमारी बात ही नहीं सुन रहे, ये कुछ इनका कुछ वो प्रॉब्लम है, पेट्रोल लॉबी है। ये काहे की पेट्रोल लॉबी है? पेट्रोल लॉबी होते तो ऐसे फटीचर बने हुए घूम रहे होते करोड़ों के दफ्तर हमारे भी। सोहित जी, दूसरा सवाल का भी आपने इनडायरेक्टली जवाब दे दिया, लेकिन उसमें सरकार का खुद का सवाल और सरकार का खुद का जवाब ये है। सवाल ये था, हाउ डिड इंडिया मूव टू 20% ब्लेंडिंग सो क्विकली? हम इतनी जल्दी कैसे 20% ब्लेंडिंग पे आ गए? तो उन्होंने जवाब भी ये दिया है कि 2021 में भारत को 500 से 600 लीटर इथेनॉल एनुअली अचीव करना पड़ता था 10% ब्लेंडिंग के लिए, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया गया जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उसे बढ़ाया गया और एनुअल इथेनॉल अवेलेबिलिटी अप्रोच 1200 करोड़ लीटर। पहले जब 500 से 600 करोड़ लीटर लग रहा था 10% के लिए, तो इन्होंने 1200 करोड़ लीटर इथेनॉल जो है वो बनाना और उसकी शुरुआत की गई और धीरे 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 जो 20% ब्लेंडिंग है वो शुरू किया गया। उसके बाद एक चार्ट दिया गया है कि 2020-21 में 8% इथेनॉल अचीव किया गया ब्लेंडिंग, 21-22 में 10%, 22-23 में 12%, 23-24 में 14%, 24-25 में 19.2% और अब 2025-26 में ही जो 20% है वो इन्होंने कर लिया है। और इनका कहना है कि ये काम 2030 तक होना था संकेत, लेकिन वो 2025 में ही कर लिया। और जैसे कि आपने कहा कि अगर लोगों के राशन को चोरी करते हुए भी अगर इसे अचीव किया गया है, तो ये बात इस FAQ में नहीं लिखा गया है। यही तो, एक तो ये राशन चोरी वाली बात, इधर मेरी माइलेज चोरी, उधर गरीब का राशन चोरी। लेकिन अब आते हैं इस चीज पर बात, ये जो इन्होंने बोला कि कैसे कर लिया। देखिए क्या है कि जो चीज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ऑल्टरनेटिव फ्यूल नहीं ढूंढना चाहिए। कौन होगा इस देश में बेवकूफ जो ये कहेगा कि नहीं देश का प्रदूषण करते रहो, देश में प्रदूषण करते रहो और आयात पर निर्भर रहो और देश का जो खजाना है उसको लुटाते रहो। हम सबको मालूम है भैया, हम सबको मालूम है कि हम लोगों को ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर हम निर्भर हो जाएंगे, तो आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो फिर हमको फिर ऑयल
इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, समझ गए। लेकिन मेरा यह कहना है कि यह चीज आप इतने ज्यादा इसके प्रति कमिटेड दिखना चाहते हैं कि आप एकदम ठेल देना चाहते हैं। प्रॉब्लम जबरदस्ती है सोहित, हर चीज के साथ जबरदस्ती, हर चीज के साथ। नाउ द गवर्नमेंट इज सेइंग कि हम तो गाड़ियों में टेस्टिंग कर रहे थे 12-15% तक ब्लेंडिंग, और ये बात सच है। आपको पता है कि अभी पिछले 5 साल से अब स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है कि 20% पूरा का पूरा ही आता है, लेकिन पिछले 5 साल से ब्लेंडिंग ऊपर नीचे सब जा रही थी। देयर वाज नो स्टैंडर्ड। तो रिफाइनरी जहां पर आपको आसानी से मिल रहा है इथेनॉल, वहां पर सपोज ज्यादा ब्लेंडिंग हो गई, जहां नहीं मिल रहा है वहां कम ब्लेंडिंग हो गई। तो इस तरीके से ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही थी, यानी कि पूरे देश की गाड़ियों के साथ एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, एंड दैट टू ऑन द स्लाई। और कोई ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर इसकी गारंटी नहीं ले रहा था। हमने आपको पिछली बार बताया था कि जो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, यानी कि आपके सारे गाड़ी बनाने वाले, सियाम, उन्होंने खुद अपनी 2020 की चिट्ठी में लिखा हुआ है कि भाई E10 का नोजल दिए रहना, उसको हटा मत लेना, क्योंकि बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आज मैं देख रहा हूं कि वो मतलब बिल्कुल एकदम फागुन मास के गीत गा रहे हैं सरकार के लिए। तो तुम्हारी चिट्ठी झूठी है या तुम अब झूठे हो? और इस सब के बीच में पिस कौन रहा है? हम लोग पिस रहे हैं। क्योंकि जब पिस्टन खराब होगी, जब गैस्केट खुलेगा, अभी ये जो तस्वीर चल रही है मैं इसमें आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। इसमें एक जगह है जहां पर आप देखते हैं कि एक इंजन के ऊपर एक भाई साहब एक शीट जैसी रख रहे हैं। सोहित, इसको कहा जाता है गैस्केट। और अब पता नहीं वो कहां है, कोई बात नहीं। अब आप ये सोचिए कि वो गैस्केट बदलने की बात, ये जो पतली सी शीट रख रहे हैं, इसको कहा जाता है गैस्केट। सोहित, मिनिस्टर साहब अपने मैनिक्योर्ड इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि गैस्केट ही तो बदलवाना है। भैया, गैस्केट बदलवाने का मतलब इंजन का ऊपरी हिस्सा खुलना, नट खुलेंगे, और जैसे ही नट खुलेंगे आप सेकेंड हैंड मार्केट में जाके देखिए, क्या है, इन साहिब मसनदों को तो अपनी गाड़ी जाकर के बेचनी नहीं होती ना, ये थोड़ी करोल बाग में जाके खड़े होते हैं कि जरा ठीक ठीक लगा लियो यार। आप और मैं जैसे लोग जब जाएंगे और वो मैकेनिक देखेगा और उसको बोले सर इंजन ऊपर से खुला हुआ है, गैस्केट बदलवाई थी क्या, तुरंत वो आपकी वैल्यू गिरा देगा। ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं आपके मेरे जीवन की। अब आते हैं उस जरूरी बात पर, जो शुगर केन वाली बात की, हमने उत्पादन बढ़ाया। तो देखिए, ऐसा है कि वो गन्ने से बनता है, मक्के से बनता है और चावल से बनता है। चावल चोरी शुरू कर दी आपने, गन्ना आप उत्पाद कर रहे हैं। मेरी इस हफ्ते सोहित एक बहुत ही एमिनेंट एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट प्रोफेसर अशोक गुलाटी से बात हुई, एक अंग्रेजी प्लेटफॉर्म के लिए। और उनसे बातचीत में मैंने उनसे पूछा राइस को लेकर के इथेनॉल बनाने। उन्होंने बोला कि आप एक समस्या हल करने के लिए, प्रदूषण हटाना चाहते हैं ना, तो प्रदूषण हटाने के लिए आप चावल का उत्पाद उस पर ज्यादा निर्भर हैं। उसके बाद आप चावल ज्यादा बनवाएंगे, एफसीआई की गोदाम में वो सड़ेगा, और फिर उसको एकदम सस्ते और सड़े हुए चावल के दाम पर ये मिलें ले जाएंगी और फिर गला करके इथेनॉल बना लेंगी। उनका यह कहना है कि आप इधर प्रदूषण कम करेंगे, उधर आप चावल पर जो सब्सिडी दे रहे हैं और वो सब दे रहे हैं जिसकी वजह से चावल बन रहा है वो ऑलरेडी वाटर टेबल नीचे कर रहा है। और उनका यह मानना है कि इधर आप ईंधन में डाल के प्रदूषण कम करने की बात कर रहे हैं, चावल के उत्पाद में भी प्रदूषण होता है और वो भी बढ़ता है। तो जबरदस्ती सड़ाने के लिए, चावल को सड़ाने के लिए आप सब्सिडाइज भी करेंगे, उसको गोदाम में सड़ाएंगे और फिर सस्ते दाम में फिर उसको इथेनॉल बनाने के लिए दे देंगे। ये कैसी राइस पॉलिसी है देश की भाई? शुगर केन की बात कर लीजिए, उनका यह कहना है कि आपने अपना उत्पाद बढ़ाने के लिए शुगर केन का उत्पाद, कितना पानी पीता है शुगर केन हम सब जानते हैं। और अब प्रॉब्लम क्या है कि क्रॉप डाइवर्सिटी तो है नहीं इस देश में। पुरानी पद्धति के हिसाब से अगर आप चलेंगे, और मैं क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये सब एक्सपर्ट्स की बात है, मेरी अपनी फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन नहीं है। पुराने जमाने में शुगर केन बेल्ट उन जगहों को कहा जाता था जहां बहुत पानी होता है, ताकि वहां पानी की किल्लत ना हो। लेकिन अब
बहुत सारी ऐसी जगहों पर चावल उगाया जाता है या गन्ना उगाया जाता है जहां पानी की किल्लत होती है, और अब इन फैक्ट्रीज की वजह से, इन जगहों की वजह से, इथेनॉल बनाने की वजह से उसको और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। आपने प्रॉब्लम फिक्स नहीं की है, आपने एक प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए 4 और प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी हैं। प्रॉब्लम ये है। जी, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का जवाब। जी, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें इशारों इशारों में जहां जवाब दिया गया है, और जो हम और मैं लगातार बात भी कर रहे हैं ना, कि क्यों बतौर ग्राहक हमें ये चूज नहीं करने दिया जाता है प्योर पेट्रोल, E10 पेट्रोल और E20 पेट्रोल। तो यही सवाल है, व्हाई कांट आई सिंपली चूज बिटवीन प्योर पेट्रोल, E10 एंड E20 एट द पंप लाइक आई चूज प्रीमियम फ्यूल। तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया है कि भारत में 1 लाख से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स हैं जहां पर रिफाइनरीज, टर्मिनल्स और पाइपलाइंस के थ्रू पेट्रोल पहुंचाया जाता है, और अगर हम 3 अलग अलग स्टॉक करेंगे तो जो हमारा कॉस्ट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो क्वालिटी कंट्रोल है हर एक सिंगल आउटलेट में कैसा है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। लेकिन संकेत, उससे ज्यादा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो आगे है, वो ये है कि देयर इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट। उनका कहना है कि पब्लिक सेक्टर बैंक ने अब तक 1 लाख करोड़ रुपया एक साल में निवेश किया है इथेनॉल प्लांट्स, स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स में, और अगर हम E10 पर वापस चले जाएंगे तो इससे इन्वेस्टमेंट हर्ट होगा, किसान भी इन्हें परेशानी बढ़ेगी, और एंटरप्रेन्योर जो हैं इन्हें इससे ज्यादा बहुत ज्यादा परेशानी होगी। ये इनकी ओर से कहा गया है, यानी इनका यही कहना है कि भाई इतना हमने निवेश कर लिया है कि हम E10 पर वापस नहीं आ सकते। लेकिन जैसे कि आपने ब्राजील की बात कही जहां पर 40 साल से यह हो रहा है, क्या वहां पर लोगों को जबरन संकेत ये दिया जा रहा है E20 या जो भी उनका पेट्रोल है, या फिर अरे लोगों को सोहित, चॉइस दिया जा रहा है? ऑप्शंस थे वहां फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। आप अगर जाएंगे, मैं तो नहीं गया हूं कभी ब्राजील, मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जो लोग बताते हैं, जो ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स हैं, कि जब ये ट्रांजिशन हो रहा था तो पंप पे आप जा करके अलग अलग नोजल पा रहे थे। इसी को चॉइस कहते हैं। इस पूरे वक्तव्य में सरकार आपसे यह कहना चाहती है कि चॉइस नहीं दूंगा, ठेंगा नहीं देंगे चॉइस, और उसको लेकर के मजबूरियां गिनाई जा रही हैं। यार तुमने मेरी नई की नई गाड़ी, 5 साल पुरानी गाड़ी कोई पुरानी गाड़ी नहीं होती, नई की नहीं होती है। इस देश में लोग ना 14-14 साल तक गाड़ी रखते हैं, क्योंकि बहुत गाड़ी कमाई के पैसे से गाड़ी खरीदी जाती है। और आप ये कह रहे हो कि नहीं अब वापस नहीं जा सकते क्योंकि बड़ा निवेश हो गया है, इतना निवेश कर दिया है हमने। अच्छा जरा ये बताइए सोहित, आपने कभी पेट्रोल पंप पर देखा है कि नोजल कौन कौन से होते हैं? तो ये जो पूरा जो गैस दिया जा रहा है कि अब चलो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, नया सब कुछ करना पड़ेगा। आप किसी भी पेट्रोल पंप में जाइए, इतने नोजल तो अभी मिल जाएंगे आपको। साधारण पेट्रोल, साधारण डीजल, 2 नोजल हो गए, ठीक है, 2 मतलब 2 अलग अलग डिस्पेंसर्स। अब प्रीमियम डीजल, प्रीमियम पेट्रोल, ठीक है, अलग वैरायटी हो गई। एक्स्ट्रा प्रीमियम XP95 पेट्रोल और XP100 पेट्रोल, यानी कि प्योर 100% पेट्रोल। यानी कि जहां जहां ज्यादा पैसा वसूलना है उसके तो नोजल लगा दिए तुमने बच्चू, वहां ना हो रही तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा प्रीमियम, XP95, XP100, ये सब तेल के दाम स्टैंडर्ड तेल के दाम से और ज्यादा ऊपर है, तो उसमें तुम वैरायटी दे सकते हो। लेकिन मेरी गाड़ी की जो मजबूरी है इथेनॉल 10, उसमें देने में आपको बड़ी दिक्कत हो रही है। उसमें आपने सारी मजबूरियां गिना दी, और ये जो इन्होंने लिखा है ना कि किसान को घाटा हो जाएगा, ऐसा है। ये जो रेट फिक्स किया है इथेनॉल का, आपको पता है इस देश में सरकार ने इथेनॉल का रेट फिक्स किया हुआ है कि इतने में ही रिफाइनरी खरीदेगी। ये किसान को तो जा नहीं रहा है। किसान को तो, आपको क्या लगता है उसके रेट फिक्स हैं? कितनी खबरें हम सुनते हैं कि दाम कम हो गया, MSP से नीचे में बेच रहे हैं क्योंकि इतनी फसल हो गई कि सरकार को मजबूरी में खरीदना पड़ा, कि मिल के बाहर लाइन लगी हुई है, किसान मजबूर हो रहा है कि हमें इतनी भी लागत नहीं मिल रही। किसान का तो आज भी यही हाल है। ये जो पैसे मिल रहे हैं ना फिक्स्ड रेट, ये डिस्टिलर्स को मिल रहे हैं, फैक्ट्री के मालिकों को मिल रहे हैं, किसान को नहीं मिल रहे हैं। तो किसान का राग मत आलापिए, किसान की कहानी अलग है। ये तो जो रईस लोग हैं जो फैक्ट्री लगाए हुए हैं उनके रेट हैं।
जिनको आप किसान बोल करके बेचते हैं। ये है वास्तविकता ऑफ पॉइंट नंबर 3। मुझे चॉइस देने में सोहित, मुझे चॉइस देने में, मेरी 5 साल पुरानी गाड़ी या मोटरसाइकिल में मुझे चॉइस देने में इतनी प्रॉब्लम, इतनी तकलीफ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, वी शुड नॉट गो बैक इन टाइम। भाई ऐसा है, ये डेट भी तो एडवांस आप ही ने की, ये प्रॉब्लम आपकी क्रिएट की हुई है, जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वी हैव अचीव्ड बिफोर शेड्यूल। हमने 2030 की डेडलाइन 2025 में अचीव कर दी, तो उसमें आपने नुकसान ये किया कि अगर आप 2030 तक ये एक नोजल दे दें E10 का, सोहित ऑटोमेटिकली पुरानी गाड़ियां जो हैं, जो अभी मेजॉरिटी में हैं, वो निकल जाएंगी, फेज आउट हो जाएंगी। डेडलाइंस कुछ लोगों ने सोच करके रखी होंगी ना, आपने उसको एडवांस कर दिया, और अब आप हीरो बन रहे हैं कि नहीं अब वापस कैसे जाएं। जा सकते हैं, क्योंकि आप जाते हैं, आप अलग अलग ऑप्शन देते हैं लोगों को, तो हमें यह मत बताइए कि आप ऑप्शन नहीं दे सकते। सोहित जी बिल्कुल, उनकी मंशा नहीं है वो अलग बात है, और वो संकेत कैसे डायरेक्टली लिख लें कि इन्वेस्टर्स जो हैं या एंटरप्रेन्योर जो हैं वो हर्ट हो जाएंगे, उन्हें कम फायदा होगा, तो इसलिए उसमें किसान शब्द भी डाल दिया कि किसान को नुकसान हो रहा है। काश हमारी सरकार वाकई किसानों के बारे में इतना सोचती तो ये देश का भविष्य कुछ और होता। बहरहाल, चौथा जो है यहाँ पर सवाल ये पूछा गया, और जिसका जवाब वापस मैं कह रहा हूँ, ये जो सवाल हैं ये भी सरकार ने दिए हैं, जवाब भी सरकार ने दिए हैं, और आज हम ये जो मिथ है उसे बस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चौथा सवाल संकेत ये था कि वॉज द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक्चुअली कंसल्टेड बिफोर E20 वॉज रोल्ड आउट? जब हम E20 लाने वाले थे, क्या उससे पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इसके बारे में बताया था या नहीं? तो उसका सरकार ने जवाब दिया है कि जब ये ट्रांजिशन की शुरुआत हुई थी, उस तब से ही मैन्युफैक्चरर्स को पता था। E10 कंपैटिबिलिटी जब था तब भी उनको पता था, और 2020-21 जब E10 का टारगेट जून 2022 में लाया गया, उससे 5 महीने पहले ही अहेड ऑफ शेड्यूल, वहां पर भी अहेड ऑफ शेड्यूल ही मैन्युफैक्चरर से बता दिया गया था। और इसके साथ इन्होंने कहा कि E20 के लिए तो हमने और भी तवज्जो लिया था, और उसमें और भी थरो तरीके से हमने हमारा काम किया। इंजन कैलिब्रेशन, फ्यूल सिस्टम, रबर कंपोनेंट्स, एमिशन, फ्यूल एफिशिएंसी, ये सब के लिए हमने कई राउंड के टेस्टिंग किए, और जब कोई फ्यूल पेट्रोल पंप पर पहुंच गया, उससे पहले हमने बहुत ज्यादा टेस्टिंग कर दिया गया। और मैन्युफैक्चरर शायद हो सकता है कि E20 नहीं करे, अगर वो कन्विंस नहीं होते सेफ्टी के लिए, तो मैन्युफैक्चरर भी कन्विंस हो गए। हमने कई टेस्ट किया, लोगों को पहले ही मैन्युफैक्चरर्स को जानकारी दे दी गई थी अहेड ऑफ शेड्यूल, और तब इसे लाया गया। इस तरह की बात अब सरकार की ओर से संकेत पॉइंट नंबर 4 में कही गई है। तो आइए अब इस पर बात कर लेते हैं। ये मुझे बस एक बार फिर से बता दें, व्हाट वाज द क्वेश्चन? Was the automobile industry actually consulted before E20 was rolled out? ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि कैसे उनके साथ मिल करके एक स्टेक होल्डर वो थे और ये फैसला लिया गया। सोहित, इसमें तथ्य कितना है वो मैं बता देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया 80% खुंदक है, 20% तथ्य हैं, वो ब्लेंडिंग हुई है तथ्यों की। तो जो तथ्य हैं इसमें वो ये है कि कंसल्टेशन हुआ था, लेकिन ये नहीं बताया कि उस कंसल्टेशन में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने उस समय क्या कहा था। दिसंबर 28, 2020 की एक चिट्ठी, अब 28 है या कुछ, लेकिन दिसंबर 2020 की एक चिट्ठी है इसी SIAM की, यानी कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की, जो कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट में पृष्ठ नंबर 60 पर चिपकी हुई है, जिसमें यही ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ये कह रहे हैं कि आप ले आइए E20, हम बना देंगे E20, हम टेस्ट कर लेंगे E20, लेकिन E10 का नोजल मत हटाना, क्योंकि पुरानी गाड़ियों को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। खुद कंसल्ट किया गया है, लेकिन उस कंसल्टेशन में उन्होंने क्या बोला ये नहीं बताया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में सरकार ने, वो हम बता देते हैं। वो चिट्ठी साफ रूप से कह रही है कि E10 का नोजल मत हटाना, क्योंकि ये गाड़ियां नहीं झेल पाएंगी कम क्यूबिक कैपेसिटी की, खासतौर से जो 2 व्हीलर होती हैं, बाइक्स होती हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं झेल पाएंगी, उनमें बड़ी दिक्कत होगी, और खास तौर से रबर कंपोनेंट्स में दिक्कत होगी। ऑटोमोटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट है ARAI, आप जानते हैं जब भी आप गाड़ी लेने जाते हैं तो उसमें वो माइलेज लिखी रहती है ना कि फलानी गाड़ी की इतनी माइलेज, और नीचे छोटा छोटा लिखा रहता है ARAI टेस्टेड। ARAI वो एजेंसी है जो कि रेगुलरली टेस्ट करके और अपनी कंडीशंस में एक माइलेज बताती है।
और उसके बाद एक रियल लाइफ माइलेज आपको मिलती है। और ARAI द्वारा दी गई माइलेज और आपको शहर और हाईवे पर मिली हुई माइलेज में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है, बेसिक सा। जैसे अगर ARAI की माइलेज सोहित 14 लिखी हुई है तो आपको 12 के आसपास की मिली जाएगी, हाईवे पे चले जाएंगे तो कहो 14 भी मिल जाए। कुछ केसेस में लोगों को ARAI से ऊपर भी मिल जाती है, आपकी ड्राइविंग हैबिट वगैरह और कितना जाम में फंसे उन सब चीजों। इस ARAI की एक अनपब्लिश्ड रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी, जिसमें ARAI कह रहा है कि रबर पार्ट्स डैमेज होंगे। और सोहित अब ये ARAI ये कह रहा है ऑफिशियली कि नहीं, कुछ नहीं है, वेरी इनसिग्निफिकेंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो आधिकारिक रूप से जो रिपोर्ट ARAI ने रिलीज की उसमें सब चंगा सी, लेकिन एक रिपोर्ट जो सरकार और ARAI गप कर गई, जो कि सरकार के पास है, संभवतः इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के पास भी है, वो अभी पब्लिक नहीं है। क्यों नहीं है ARAI की रिपोर्ट पब्लिक? भाई मेरी गाड़ी का सवाल है, आपने जबरदस्ती मेरी गाड़ी के मुंह में ये तेल ठूंसा है और आप ये चाह रहे हैं कि मैं आप पर यकीन करूं, है कि नहीं सोहित? तो फिर सरकार फुल ट्रांसपेरेंसी में ये रिपोर्ट्स दिखाए जो आलोचना कर रहे हैं। बिल्कुल। सियाम ने, इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने सरकार के कहने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी, लेकिन फिर वो चिट्ठी क्यों लिखी थी? जवाब दो इसका। अच्छा, दूसरी चीज, अब आप सोहित, ऐसा है ना कि पहले आपने चिट्ठी लिख दी, एक चीज होती है मुंह जबानी कहना और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट में कहना। आप जब गाड़ी खरीदते हैं तो एक ओनर्स मैनुअल मिलती है, एक बुकलेट। हम में से बहुत सारे लोग उसको बहुत ज्यादा पढ़ते नहीं हैं। आज से 5 साल पुरानी किसी भी गाड़ी की वो बुकलेट आप उठा लीजिए, उस बुकलेट में साफ साफ लिखा होगा कि 5% ब्लेंड से ज्यादा मत डालना या 10% ब्लेंड से ज्यादा मत डालना। ये वो करार है जो इस कंपनी ने आपके साथ किया है। अब सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के वो कुछ भी बोल दें, उनके बोले हुए से आपको वारंटी नहीं मिलेगी सोहित। आपको वारंटी उस ओनर्स मैनुअल के हिसाब से मिलेगी, और कल को अगर आपके कोई पार्ट्स बदले या चेंज हुआ तो उसका पैसा आपको देना पड़ेगा, फॉर नो फॉल्ट ऑफ योर्स, बिकॉज द फ्यूल हैज चेंज्ड। मैं तो सीधे सीधे एक बात कहता हूं, सरकार अगर चाहती है कि मैं एक गाड़ी चलाने वाला, मैं एक ग्राहक, अगर अपनी सरकार पे पूरा भरोसा कर लूं, करना चाहता हूं, मैं इन सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स पर पूरा भरोसा करना चाहता हूं, सारी पुरानी गाड़ियों पर एक एक्सटेंडेड वारंटी दे दो। दिखाओ, मतलब शो मी द कमिटमेंट कि आप जो बोल रहे हैं, आपकी कथनी और करनी में एक डिफरेंस नहीं है। लाइए एक एक्सटेंडेड वारंटी दे दीजिए कि हाँ, हमें अपने पार्ट्स पर इतना भरोसा है, हमारी पुरानी रिपोर्ट तो हम लोगों ने ऐसी ही, हम लोग तो फाख्ता उड़ा रहे थे, अब जो हम कह रहे हैं वो सच है, तो अब आपका कोई भी पार्ट वगैरह होगा हम सब रिप्लेस कर देंगे। एक्सटेंडेड वारंटी देंगे? नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि डीप इनसाइड देयर हार्ट पता है उन्हें कि होता है डैमेज। एवरेज पर तो अभी हम आए ही नहीं सोहित। जी, अगला सवाल उसी पे है। और अब तक जिस चीज को ये लोग नहीं कह रहे थे, या जिस चीज पर आज दर्शकों हम बात कर रहे हैं, नाउ FAQs का जो 5वां सवाल है, वो सवाल है जिसका कहीं ना कहीं अब दबे आवाज में ही सही सरकार खुद कहने लगी है। सवाल ये है कि विल E20 रिड्यूस माय व्हीकल्स माइलेज और हर्ट इट्स परफॉर्मेंस? क्या E20 के इस्तेमाल से मेरी गाड़ी की माइलेज कम होगी या इसका परफॉर्मेंस खराब होगा? तो पहला लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है संकेत। सरकार ने लिखा है, सम व्हीकल may experience a 3 to 5% reduction in fuel economy. However, real world mileage depends more on driving habits, tire pressure, servicing, air condition, fuel type, etc. etc. Mileage is only one part of the picture. तो इनका कहना है कि नहीं, कुछ गाड़ियों को 3 से 5% का जो है रिडक्शन मिल सकता है फ्यूल इकोनॉमी में, लेकिन ड्राइवर कैसे चलाता है, आपका एयर कंडीशन कैसा है, टायर प्रेशर कैसा है, फ्यूल कैसा है, ये सारी चीजें जो है बहुत मायने रखती हैं। अब उसके आगे वापस अपनी पीठ थपथपाई है संकेत। जवाब में कहा है कि E20 का हमने बहुत सारा रिसर्च किया है और उसमें पाया है कि जो ऑक्टेन नंबर है वो 108.5 है, जबकि पेट्रोल अगर आप प्योर इस्तेमाल करते हैं तो 84.4 है। इसी तरह से उन्होंने कहा है कि इंडियन पेट्रोल में 95% तक का इफेक्टिव ऑक्टेन रेटिंग जो है इनको मिला है, स्मूदर एक्सेलरेशन मिला है, और तो और इनका कहना है कि क्लीनर इंजन ऑपरेशन होता है, और तो और जो कार्बन एमिशन होता है वो 40% से कम हो जाता है।
तो दबी आवाज में तो उन्होंने कहा है कि 3 से 5% रिडक्शन हो जाएगा फ्यूल इकोनॉमी में, लेकिन उसके लिए आपका ड्राइविंग कंडीशन और बाकी चीजें ज्यादा इस्तेमाल होती है। फायदे बहुत सारे हैं। इस तरह से पॉइंट नंबर 5 में इन्होंने यहां पर संकेत, सवाल और जवाब खुद का दिया है। एक तरीके से दबी आवाज में मानी भी है, लेकिन अपनी पीठ भी थपथपाई है। सोहित, मेरा ये कहना है कि ये एक ऐसा अकेला पॉइंट है जो अपने आप में एक कंज्यूमर राइट्स इशू बनना चाहिए। सरकार खुद मान रही है कि माइलेज उनके हिसाब से 3 से 5% गिरी है ना? मान रही है ना? तो जब मैंने अपनी गाड़ी खरीदी थी, मैंने आपकी ARAI की टेस्टिंग की वो रिपोर्ट देख करके, जिसमें आपने एक दावा किया था, उसके हिसाब से मैंने वो गाड़ी खरीदी थी। और उस समय भी मुझे मालूम था कि सड़क पर जाम और गाड़ी चलाना और AC, ये सब अनोखी बातें नहीं है। इस देश के लोग बेवकूफ नहीं हैं। लोग जानते हैं कि गाड़ी पेडल दबा करके चलाओगे तो तेल ज्यादा पिएगी, AC ऑन करके खड़े में रखोगे तो ज्यादा तेल पिएगी, ट्रैफिक जाम में फंसेगी। ट्रैफिक जाम भी सरकार की वजह से ही होता है, सड़क पे गड्ढे भी सरकार की वजह से ही होते हैं। और अगर आप ट्रैफिक जाम हटा दें और सड़क से गड्ढे हटा दें ना, तो अपने आप तेल बच जाएगा इस देश का। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी चीज, माइलेज मेरी गिर रही है, 1% भी अगर गिर रही है तो दिस इज अ डिविएशन। आपका मेरे साथ जो करार था, जिसके चलते, जिस भरोसे पर, जिस आंकड़े पर मैंने गाड़ी खरीदी, आप उससे मुकरे हैं और ये आपकी वजह से है। आपने तेल बदल दिया। मैं पूरी ईमानदारी से सब कुछ करना चाहता था, लेकिन आप ही ने तेल बदल दिया। तो ये एक कंज्यूमर राइट्स इशू क्यों ना हो, इसको कंज्यूमर राइट्स इशू की तरह क्यों ना देखा जाए। मुझे समझ में नहीं आता कि ये किस तरीके की जबान है कि 3 से 5% तक है, 10 नहीं है, 10-20% नहीं है जैसे लोग बोल रहे हैं। 1% भी क्यों है? वाई इज इट इवन 1%? मेरे से परमिशन ली आपने? मेरी गाड़ी में आप ये कह रहे हैं कि इतना भी डैमेज नहीं होता जितना इन लोगों ने। अरे मैं कह रहा हूं 1% भी डैमेज क्यों हो? रिसर्च आप दिखाएंगे नहीं मुझे, मुंह जबानी कुछ कुछ बोलेंगे, वारंटी देंगे नहीं मुझे, और उसके बाद आप कहेंगे कि कोई डैमेज नहीं है, हमारी बात मान लो, एब्सोल्युटली नो इशू। कैसे नो इशू भाई? और फिर E10 में तेल दूंगा नहीं, पुराना तेल मैं दूंगा नहीं। और हां, प्योर 100% तेल अगर दूंगा तो उसका दाम इतना कर लूंगा कि मतलब जैसे ये तो खुंदक निकाल रही है सरकार। चाहिए ना तुम्हें 100% तेल, जाओ 100, मुंबई में हो तो 182 रुपीज का ले लो, दिल्ली में हो 160 रुपए का ले लो, और स्टैंडर्ड तेल मैं दूंगा ही नहीं। तो ये जो एवरेज वाली बात है ना सोहित, आप ये समझ लीजिए कि इस देश का, जैसे मैंने पहले भी बोला सोहित, इस देश में लोग एक गाड़ी लेने के पीछे का बहुत बड़ा, आपने भी गाड़ी खरीदी होगी, आपके आसपास भी जब भी कोई आपकी गाड़ी देखता है, सबसे पहला सवाल क्या होता है सोहित? बहुत अच्छी है, एवरेज कितनी है इसकी? इस एवरेज प्रधान देश, इस माइलेज प्रधान देश में माइलेज चोरी करने वाली ये हरकत है। मैं इसको माइलेज चोरी कहूंगा। ये पिटीशन आ रही है अभी सुप्रीम कोर्ट में, और मेरी अपील है सुप्रीम कोर्ट के जो मिलॉर्ड्स हैं उनसे कि मिलॉर्ड्स, मैं समझता हूं आप गाड़ी ड्राइव नहीं करते, आपके ड्राइवर्स करते हैं, लेकिन ये पिटीशन सुनने से पहले एक बार सिर्फ अपने ड्राइवर को बिना किसी लोभ के, बिना किसी डर के, सिर्फ एक बार बोलना कि जो भी उसका सो एंड सो नाम हो, कि सो एंड सो, पूरी ईमानदारी से बताना कि 1 साल पहले इस गाड़ी की माइलेज कितनी थी और आज इस गाड़ी की माइलेज कितनी है। एक पिटीशन PIL डिसमिस हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर के, तो मैं नहीं जानता हूं कि मिलॉर्ड इसमें क्या फैसला लेंगे, लेकिन जब ये दूसरी पिटीशन आएगी, मैं सिर्फ और सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं इस देश के मिलॉर्ड से कि एक बार अपने ड्राइवर से पूछ लीजिएगा कि साल भर पहले एवरेज कितनी थी और अभी माइलेज कितनी है। ये माइलेज अकेला मुद्दा है, अकेला मुद्दा, जो इस देश के करोड़ों वाहन चालकों को सिंगल हैंडेडली दुखी कर रहा है सोहित, सिंगल हैंडेडली, क्योंकि गाड़ी कमाई से डाला हुआ तेल है और गाड़ी कमाई से खरीदी हुई गाड़ी है। बिल्कुल सोहित, बिल्कुल। और इसलिए जो अगला सवाल था वो यही था जो आप भी लगातार कह रहे हैं कि कई जो गाड़ियां हैं वो
E20 कंपैटिबल नहीं है। और इसमें सवाल भी यही है, माय व्हीकल मैनुअल सेज E10 कंपैटिबल, यानी मेरी गाड़ी का जो मैनुअल है वो कहता है कि मेरी गाड़ी E10 कंपैटिबल है। क्या इसका ये मतलब है कि E20 अनसेफ है मेरी गाड़ी में? तो सरकार का जवाब है नहीं, ये अनसेफ नहीं है। व्हीकल मैनुअल जो है आपका उस समय जो फ्यूल स्टैंडर्ड एग्जिस्टेड था उसके बेसिस पर सर्टिफाई करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप दूसरा पेट्रोल डालते हैं तो आपकी गाड़ी अनसेफ हो जाती है। और इसके साथ साथ इनका ये कहना है कि E20 रोल आउट करने से पहले ही एक्सपर्ट कमिटी, जो आप नाम ले रहे हैं संकेत बार बार, ARAI, SIAM, इनके जरिए और ऑयल कंपनीज जो है इनको सरकार ने इन्वॉल्व किया था। और 2021 में ही नीति आयोग ने ये रोड मैप पहले बता दिया था इन सभी कंपनीज को और मैन्युफैक्चरर्स को कि हम E10 से E20 में जाने वाले हैं। हमने एडवांस नोटिस दिया था। तो इनका ये कहना है कि आपकी गाड़ी को कोई परेशानी नहीं होगी, E10 कंपैटिबल लिखा होगा, क्योंकि उस समय वैसा था। E20 आपके गाड़ी के लिए अनसेफ नहीं है। अब पहले तो ये जो आपने ऊपर लिखा है उसी से एक तरीके से आप गलत जवाब दे रहे हैं। वहां पर आप मानते हैं संकेत कि कहीं ना कहीं माइलेज में फर्क पड़ेगा, यहाँ पर आप कहते हैं कि इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। आप कैसे देखते हैं इस सवाल और जवाब को? मेरा ये कहना है इसका तो एक एकदम सिंपल सोल्यूशन है। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो दे दीजिए ना एक्सटेंडेड वारंटी। अच्छा चलिए, पूरी गाड़ी पर मत दीजिए एक्सटेंडेड वारंटी, सिर्फ और सिर्फ वो सारे पुर्जे जो तेल के संपर्क में आते हैं, फ्यूल टैंक, फ्यूल पाइप, फ्यूल लाइनिंग, इंजन, ठीक है ना, इन सारी चीजों पर आप एक एक्सटेंडेड वारंटी दे दीजिए जब तक ये इस देश में 50% प्लस या 60-70% प्लस E20 कंपैटिबल गाड़ियां ना हो जाएं। क्या करेंगे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स? क्या करेंगे? प्रॉब्लम क्या है ना, देखिए, मैं सोहित को कह दूं कि हाँ सोहित मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा, और आपके पास लिखित में वो कुछ ना हो, तो आपके पास क्या सबूत है कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पैसे दूंगा? ये वही बात है। मुंह जबानी क्या होता है यार? मुंह जबानी मतलब आप मुंह जबानी पर अगर आपको चलना है तो ठीक है, मैं कल को दुकान में जाता हूं और मैं बोलता हूं लाओ मुझे एक स्प्लेंडर दे दो बाइक, और मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा। ये कंपनी दे देगी मुंह जबानी? माय पॉइंट इज, व्हाई शुड अ कॉन्ट्रैक्ट बी वर्बल इन नेचर एंड वन साइडेड? प्रॉब्लम ये हो रही है सोहित कि आप ये बोल रहे हैं कि वही E10 उस समय मानक वही था। मैं समझ रहा हूं, उस समय तेल का मानक मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स तय करता है कि भाई तेल इस तरीके का होगा। तो इस वजह से ऑटोमोबाइल कंपनीज भी कहती हैं कि इतना कंपैटिबल है, इसके ऊपर ना चले जाइए। अब ऊपर का तेल आ गया, लेकिन ऑटोमोबाइल कंपनीज मुंहजबानी कह रही हैं कि हमारी गाड़ी झेल लेगी। आपके साथ जो यूजर मैनुअल में उन्होंने लिखा है वो चेंज किया उन्होंने? क्या वो अपने मशीन का वो ले रहे हैं जिम्मेदारी? मारुति की तरफ से ये बोल दिया गया कि हमने तो 1.5 करोड़ गाड़ियां सर्विस की, इसमें से कितनी सारी पुरानी गाड़ी थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। देखिए, मारुति की गाड़ियों में, मैं आपको ये भी बता दूं, कार गुरु से हमारी लगातार बात होती रहती है, और उनका ये कहना है कि देखिए जापानीज मैन्युफैक्चरर्स बहुत सारे, उनकी गाड़ियां काफी हद तक E20 कंप्लायंस क्या होता है सोहित? मोटा मोटा ये होता है कि आप किस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। जो इथेनॉल बहुत अच्छा फ्यूल है इन टर्म्स ऑफ इंजन परफॉर्मेंस, लेकिन क्योंकि वो कोरोसिव है, वो पार्ट्स में जंग लगाने के काबिल है, योग्य है, तो ये एक समस्या हो जाती है, जिस वजह से रबर पार्ट्स खराब होते हैं, जिस वजह से जंग लगने की और ये सब तरीके के आरोप लगते हैं। ये चीटी वीटी लगना वाला तो बेवकूफी है, ऐसा कभी नहीं होता। देयर इज अ लॉट ऑफ मिथ ऑल्सो अराउंड इथेनॉल, वो नहीं होता। मेरा बस यही कहना है कि जब ये चीजें हो रही हैं तो इन पार्ट्स में कार गुरु का ये कहना है कि अब E20 कंप्लायंट में गाड़ियां ये कर रही हैं कि उनको ये लगता है कि यार सरकार की पॉलिसी का तो मालूम नहीं, पता चला अभी आज E20 है, कल को फिर कहें कि नहीं अब E25, फिर E30, तो अब जो वो पार्ट सोर्स कर रहे हैं वो E40 तक झेल जाने वाले पार्ट्स अभी से अब आज की गाड़ियों में लगा करके दे रहे हैं। लेकिन ये लिख नहीं रहे हैं क्योंकि उसका मानक तय नहीं है, और वो डलवाना भी इसलिए नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू कार गुरु, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कौन सा पार्ट जो डला है वो E40 झेल सकता है, कौन सा पार्ट E20 ही झेल सकता है।
प्रॉब्लम रिटन वर्ड की है सोहित। नन ऑफ द ऑटोमोबाइल्स आर विलिंग टू गिव इट इन राइटिंग कि हाँ हम मानते हैं कि हमारी गाड़ी झेल सकती है। तो ये FAQ लिखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं जब जाऊंगा ना अपनी गाड़ी लेकर के सर्विसिंग के लिए, तो फिर वो मुझसे पैसे ले लेगा, फिर वो ये मुझे ये सब नहीं दिखाएगा। आपको लगता है आप ये FAQ लेकर के जाएंगे किसी शोरूम में कि लो मेरी गाड़ी वर्कशॉप, ये देखो सरकार ने क्या बोला है? ठेंगा। तो एक्सटेंडेड वारंटी दो, मुंह से मत बोलो। नहीं, और आपने जो जवाब दिया 7वां वही है, और वही एग्जांपल दिया है। इसमें कहा भी ये कहा है कि E20 जो है क्या मेरे रबर पार्ट्स, फ्यूल लाइंस या इंजन जो पुरानी गाड़ियां हैं उसको डैमेज करेगा? तो इसमें इन्होंने मारुति सुजुकी का ही एग्जांपल लिया है और कहा है कि 2025-26 में 2.84 करोड़ जो गाड़ियां हैं वो सर्विसिंग की गई हैं, जिसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां जो हैं वो कभी E20 के लिए सर्टिफाइड भी नहीं थी, लेकिन उसमें कोई डैमेज नहीं पाया गया। अगर ऐसा होता तो फिर क्या हम इसके बारे में पहले से इतने सारे वारंटी और क्लेम्स और कंप्लेंट्स आने चाहिए थे? ऐसा कोई वेव नहीं आया। लेकिन संकेत, आपने इसका जवाब दे दिया। अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड करें, फिर मैं 8वें सवाल पर जाता हूं। बस बहुत जल्दी से, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इथेनॉल पर मुझे मालूम था ये बहुत लंबा हो जाएगा। मैं बस ये कहना चाहता हूं, मारुति इज ओनली 40% मार्केट शेयर इन द कंट्री, ठीक है ना? 60% और भी गाड़ियां हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाटा नहीं था, महिंद्रा नहीं था, फोक्सवागन नहीं था, ठीक है ना? हम जानते हैं जर्मन कार्स को थोड़ी इंटॉलरेंस ज्यादा होती है इथेनॉल से। क्यों लगाते हैं वो स्टिकर? फिर अपने मैनुअल में क्यों लिखते हैं कि ओनली डोंट गो बियॉन्ड दिस? मैं ये भी मानने को तैयार हूं सही सोहित की एज अ वन ऑफ ऐसा नहीं होगा कि एकदम डालते ही गाड़ी दम तोड़ देगी, ऐसे नहीं होगा। लेकिन स्लो पॉइजन है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे डायबिटीज का अगर कोई मरीज हो और वो दिन रात बस चीनी खाता रहे और उसको आप केक खिलाते रहें। ऐसा थोड़ी है कि वो केक खा करके अभी आज ही चल बसेंगे, लेकिन धीरे 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 शरीर खोखला होता चला जाएगा। बिल्कुल, ये वो बात है। और इसमें मारुति का एक उदाहरण दे देना ऑफ द मोस्ट टॉलरेंट ऑफ द इंजन्स, ये सही नहीं है। बाकियों का क्या? और रिटर्न में कहां है? मुंह जबानी नहीं, रिटर्न में बताइए प्लीज। और वो दीजिए, सारे जो इथेनॉल संबंधित पार्ट्स हैं उन पर आप एक्सटेंडेड वारंटी दे दीजिए, टेंशन ही खत्म हो जाएगी। खत्म, लोग कुछ बोलेंगे ही नहीं। सोहित, बिल्कुल। 8वां और 9वां प्रश्न एक साथ ले लेता हूं। 8वां में इन्होंने ये कहा है संकेत कि इथेनॉल फिर तो सस्ता होना चाहिए, E20 जो है वो सस्ता क्यों नहीं है? तो इन्होंने कहा है कि देखिए, हम किसानों को जो है फेयर प्राइस देते हैं। जो मेज से इथेनॉल बनता है उसमें 71.86 रुपीज जो है पर लीटर खर्चा होता है। इसमें तो हमने GST, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज कॉस्ट भी नहीं लगाया है। और तो और जो ग्लोबल क्रूड ऑयल है वो $70 पर बैरल है। E20 जो है उतना ही खर्चा हो सकता है। तो ऐसे में जो है आप देखते हैं कि इथेनॉल चीपर ऑप्शन बन जाता है, जबकि क्रूड प्राइस कभी कभी 120, 130 बैरल भी चला जाता है या उससे ज्यादा भी हो जाता है। तो ये इसका जवाब दिया है। और 9वां प्रश्न में यही पूछा गया है कि क्या इथेनॉल के इस्तेमाल की वजह से पेट्रोल प्राइसेस भारत में स्टेबल हैं दूसरे देश से? तो इनका कहना है कि पाकिस्तान में पेट्रोल जो है वो 39% बढ़ गया, बांग्लादेश में 42%, श्रीलंका 36%, नेपाल 20%, फ्रांस 17%, जर्मनी 19%, इटली 18%, भारत में केवल 5% बढ़ा है। तो एक कह रहे हैं कि किसानों को सही दाम देने के लिए भी इथेनॉल जो है आपको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, लेकिन दुनिया से अगर आप तुलना करेंगे तो भारत की जो पेट्रोल प्राइसेस है वो इतनी नहीं बढ़ी है। ये आखिरी 2 FAQs हैं संकेत, इसका हम जवाब ले लें। जो लास्ट है ना उससे पहले शुरू करते हैं। यू नो सोहित, देयर आर व्हाइट लाइज एंड देन देयर आर स्टैटिस्टिक्स। ये एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब आपको बहुत अच्छे से और कायदे से झूठ बोलना हो तो तब आप आंकड़े फेंक दीजिए, क्योंकि आंकड़ों के साथ सबसे अच्छी चीज ये है कि वो किसी को भी पसंद आने वाला कोई भी पहलू, कोई आंकड़ा आपको दिखा सकता है। ये बोला जा रहा है कि पिछले 5 साल में भारत में सिर्फ 5% दाम बढ़े हैं, मुख पर देखा जाए तो तथ्य है। लेकिन यह नहीं बताया जा रहा है कि जब कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत कम थी तब इस देश में दाम घटाए नहीं गए, यानी कि आपको बेनिफिट पास ऑन नहीं किया गया।
आप समझ रहे हैं, कहने को ये है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपना दाम खुद तय कर सकती हैं और वो दाम कम ज्यादा कर सकती हैं, लेकिन सोहित पिछले 4-5 साल में इस देश में जब कच्चा तेल बहुत कम हो गया था, तब इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने जम के 77,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर में। उससे पहले 33,000 करोड़, उससे पहले भी मतलब 60,000 समथिंग करोड़, और अभी भी ये लॉस जो दिखाया कि देखो हमें बड़ा घाटा हो रहा है, ये सारी बातें कब शुरू हुई? जब चुनाव के नतीजे आ गए। याद है हमने कार्यक्रम किया था, इसी चीज पर तो कार्यक्रम किया था हमने, जो पहले हॉटलाइन के शुरुआती एपिसोड्स थे। और अब जो है, अब दोबारा हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन में आ गए हैं, लेकिन नहीं, अभी भी दाम कम नहीं किए हुए, वो दाम ऊपर ही हैं, जबकि कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिर जंग की वजह से जो ऊपर गई थी वापस नीचे आ गई है। वो नहीं कम किया है, क्योंकि मकसद मुनाफा कमाना है, मकसद बेनिफिट पास ऑन करना नहीं है। इथेनॉल जब लाया गया था तो उस समय बोला ही ये गया था कि इससे फ्यूल सस्ता हो जाएगा, एनवायरमेंट को बेनिफिट, खर्चे कम, इंपोर्ट कम। आज एक बहुत अच्छा राइटअप में देख रहा था, उसमें यह लिखा था कि इथेनॉल इज अ फैंटास्टिक ऑप्शन बट ओनली फॉर द पीपल इन्वॉल्व्ड इन इट्स बिजनेस। जो लोग इसके धंधे में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बाकी और लोगों के लिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि आदर्श से थोड़ी सी परे हैं। सोहित, मेरा तो बस यही कहना है कि बाकी सारी चीजें अप डाउन, मतलब सरकार अपना पक्ष रखेगी यार, मतलब सरकार का काम ही है सरकारी पीआर करना, अपनी बात कहना, लेकिन हाँ पूरी जिम्मेदारी के साथ सोहित हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि सत्य को लोगों के सामने भी रख दें, क्योंकि सरकार अप्रिय बात को गप कर जाती है, वो सुनना नहीं चाहती, वो अपनी बात बताना चाहती है, उनको हक है वो बता लें, लेकिन जो दूसरी सच्चाई है वो भी लोगों को बताना ये हमारा धर्म है। हाँ, इसमें एक चीज जरूरी है कि हम एजेंडा मुक्त होकर के बिना अपनी बात में ब्लेंडिंग किए 100% प्योर फैक्ट्स के साथ अपनी बात हम प्रस्तुत करें। तो यहां पर जितनी बात मैं आपको बोल रहा हूं ये वो बातें हैं जिसको लेकर के सरकार इसका खंडन नहीं कर सकती, क्योंकि ये सत्य है। ये सारी चीजें नहीं हो रही ना, एआई रिलीज नहीं हुई है, गोपनीय रखी गई है। ये बात सच है कि एवरेज घट रही है, माइलेज चोरी हुई है इस देश में। ये बात सच है कि मेंटेनेंस बढ़ता है, खुद मान रही है सरकार कि रबर पार्ट्स आप बदलवा लीजिए थोड़ा सा जल्दी। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपको तकलीफ में ला रही हैं, और खास तौर से इसलिए क्योंकि अभी मेजॉरिटी ऑफ द व्हीकल्स ऑन द रोड आर नॉट E20 कंप्लायंट। अगर आपने ये पॉलिसी 2030 तक लागू की होती या चरणबद्ध तरीके से लागू की होती तो धीरे 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 पुरानी गाड़ियां हट जाती, नया फ्यूल आप लागू कर सकते। ये सारी चीजें हैं जो मैं कहना चाहता हूं। किसानों के लाभ पर तो मैं कमेंट कर ही चुका हूं, किसका लाभ हो रहा है हम सब जानते हैं। बिल्कुल दर्शकों, देखिए आज हमारी कोशिश यही थी कि जो सरकार की ओर से एक एक जवाब दिया जाता है, जैसे कि संकेत ने कहा, हमारी जवाबदेही आपकी तरफ है। सरकार भले ही अकाउंटेबल हो या ना हो, और संकेत और मैं पत्रकार हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि जो तथ्य है वो आपके सामने किस तरह से लाया जाए। और आज इस वीडियो के जरिए हमने वही करने की कोशिश की, चाहे वो महाराष्ट्र का मुद्दा हो या इथेनॉल का मुद्दा हो। इथेनॉल का मुद्दा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि करोड़ों गाड़ियों पर धीरे धीरे इसका प्रभाव पड़ रहा है, और सरकार इसे लेकर जिस तरह से जवाबदेही होनी चाहिए वो नहीं होते हैं। सवाल भी खुद ही पूछ रहे हैं, जवाब भी खुद ही दे रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये सवालों के आदी नहीं है, ये प्लान्ड क्वेश्चंस या फिर एक तरीके से सोची समझी हुई जो सवाल हैं जिसमें उनकी पीठ थपथपाई जाए, उसके लिए ही ये आदी हैं। इसलिए आज इस लाइव के जरिए, बहुत लंबा लाइव हो गया ये, हम 1 घंटे के अंदर अपने आप को खत्म करने की कोशिश करते हैं, आज 1.5 घंटे के ऊपर चले गए, लेकिन सवाल जरूरी थे और इसके ऊपर जवाब जरूरी थे। और जिस तरह से बेहतरीन तरीके से संकेत ने हर एक जो इनके दावे हैं उनकी पोल खोल की है, वो क्यों की है? क्या संकेत को इससे फायदा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। और क्या मुझे इससे फायदा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्योंकि हम भी एक तरीके से
हमने जर्नलिज्म की और हमारे जो एक तरीके से जवाबदेही है वो आपकी तरफ है। इसलिए एक-एक जो सवाल है उसके तथ्य के साथ संकेत ने अपनी-अपनी बातों को पेश किया है और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो एंड यूजर है, जो आप हैं, जो आप कंज्यूमर हैं, आपको इससे कम से कम प्रभाव पड़े इसके लिए सरकार को कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन सरकार वो कदम नहीं उठा रही है। इसलिए सवाल तो पूछे ही जाएंगे, चाहे आप हमें किसी के भाड़ों के टट्टू कहें, आप कुछ भी कह सकते हैं, आप एंटी नेशनल कह सकते हैं, जो सारी चीजें आप कहें, जहां जहां पर सरकार की गलती होगी हम इस तरह के कार्यक्रम लेकर आएंगे। और दिल्ली मुंबई हॉटलाइन की तो शुरुआत ही इसलिए हुई है, इतने 1.5 घंटे तक संकेत हम बात कर रहे हैं, फिर भी बड़े पैमाने पर लोग जुड़े हुए हैं और भी रविवार के दिन, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों कि आप जुड़े और आपने इन तमाम चीजों पर खुलकर ना केवल कमेंट्स किया बल्कि कई सारे बातें यहाँ पर की हैं और कुछ लोगों ने लिखा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया कि लोगों को संकेत वाकई ये शो जो है वो बहुत पसंद आ रहा है और बहुत सारी बातें जो है यहाँ पर सामने आई हैं। तो बिल्कुल जो सारी चीजें हैं वो हमने आपके सामने लाने की कोशिश की है। दर्शकों, कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों से भी साझा करें जिन्हें क्लैरिटी चाहिए कि इथेनॉल को लेकर या जवाबदेही को लेकर। आज के इस वीडियो में ये सारी चीजें मिलेंगी और 2 चैनल हैं, डबल चेक बाय संकेत और सोहित मिश्रा ऑफिशियल। दोनों को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हफ्ते भर बहुत सारी बातें यहाँ पर भी मिलती रहेंगी। संकेत, जाने से पहले आप क्या कहना चाहेंगे, फिर आज इस 1.5 घंटे के लाइव को हम खत्म करें। इतने में तो इंग्लिश की पिक्चर हो जाती है यार, और बीच में एक वो भी रहता है इंटरमिशन, हमने तो वो भी नहीं दिया दर्शकों को। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े साथ में। ये सब दरअसल मकसद इस सब के पीछे ये है कि सोचने पर आपको भी मजबूर किया जाए, आप भी सोचें और बिना खुंदक के सोचें। तथ्य में खुंदक की ब्लेंडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस ब्लेंडिंग में आपके जीवन का इंजन खराब हो सकता है। तो तथ्य के साथ, प्योर 100% तथ्य के साथ हम यहां पर ये कार्यक्रम इसलिए लेकर के आए ताकि आप प्योर 100% सवाल पूछें, ताकि उन सवालों के गलत होने की गुंजाइश कम हो। तो इस मकसद से ये कार्यक्रम लेकर के आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप जुड़े। दोनों चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लें, डबल चेक और सोहित मिश्रा ऑफिशियल। आप जहां भी देख रहे हैं प्लीज, क्योंकि आज लाइव एपिसोड है तो दूसरी जगह जा करके आप वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हफ्ते भर हम लोग जो और अन्य कार्यक्रम करेंगे आप उसको भी देख पाएं और संभवतः प्रभावित हो पाएं। और हाँ, एक और बात, आप लोगों से सीखने को मिलता है। आलोचना सर माथे पर, गाली भी सर माथे पर, लेकिन अगर आप गाली देंगे तो मेरी पोजीशन ये है कि मैं आपको ब्लॉक कर दूं, क्योंकि मैं गाली सुनने नहीं बैठा हूं, हाँ आलोचना सुनने बैठा हूं। तो आपको आलोचना अगर करनी है या कोई भी अगर आप बात कहना चाहते हैं, और सोहित और मैं दोनों ही इस बात के बहुत बहुत धनी हैं कि हमको इस तरीके के दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जो बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं सोहित। और हम लोग कितनी बार ये हॉटलाइन से अलहदा भी बात करते हैं इस बात की कि कैसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और सुधारने के मकसद से और सुधारने के प्रयास से वो एक पार्टनरशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप ऐसा करते हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आपका, आज संडे हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। नमस्कार।